नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की जो है महत्वपूर्ण वीडियो। और इस साइंस में जो है आप विद्युत धारा से प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है उनको आपको जो है प्रूव करके दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जो है इसमें आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और विद्युत से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपका सवाल होगा, न्यूमेरिकल होगा, चाहे वो डायग्राम वाले हों चाहे बिना डायग्राम वाले हों, वो सवाल कैसे हम लगाएंगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो आप जो है हमारे साथ जो है जुड़े रहिएगा और उम्मीद रहे है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं इसमें लेंगे और चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात देखी जाए प्रतिरोधों का संयोजन, क्या प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन देखिए, जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है ना, वो होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो है 2 प्रकार से ही दिया होगा, ठीक है। देखिए, पहला अगर प्रकार देखा जाए तो वो पहला प्रकार क्या होगा? वो पहला प्रकार है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सीरीज, सीरियल सॉरी सीरीज कंबाइनेशन, कंबाइनेशन, ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है वो है आपका, कह सकते हैं समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, या इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है। इसी को पैरेलल कहते हैं, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, संयोजन, ठीक है। आगे इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी अभी सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का संयोजन देखेंगे और इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम इमेज ड्रा कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखिए ये जो आपका प्रतिरोध है, इसको मान लेते हैं हम प्रतिरोध R1 और इसको मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं R3। तो आप कक्षा 10 में होंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रतिरोध है ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका बैटरी है, ठीक है। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो धारा जो इधर से प्रवाहित हो रही है, प्लस से जा रही है माइनस की ओर, ठीक है। और ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। पॉइंट A और B है। तो मेन जो बात है, और ये आपका कुंजी है, क्या ये कुंजी है। तो इतनी चीज़ें आप तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आप सब जानते होंगे कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। अब रही बात यह है कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें जब उस चित्र वाले सवाल आते हैं तो चित्र वाले सवाल कैसे लगेंगे, हमको आज मेन जो है वही जानना है, ठीक है। वही क्या करना है, समझना और जानना है। तो एक बार अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सपोज डेट मान के चलिएगा कि यहाँ से जो है धारा जाएगी और इधर से निकलेगी, यानी प्लस से जाएगी और माइनस से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो वैसे ही जो है मान के चलिएगा पानी है, क्या है, पानी। देखिए, प्रवाह है तो पानी का भी हो सकता है, हवा का भी हो सकता है, प्रवाह किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो है क्या होगी, ये जो है यहाँ से धारा जाएगी, पानी यहाँ से जाएगी। अब बताइए, जब पानी यहाँ से जाएगी तो इसमें जैसे पानी, जब तक देखिए, जब तक इस पहले वाले में नहीं पानी कंप्लीट हो जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जब इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें धीरे धीरे आगे आएगा। फिर उसके बाद से जब इसमें कंप्लीट होगा तब आगे आएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक धारा
यानी कि इसमें कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो धारा आगे नहीं बहेगा। यानी कि आप इसमें एक चीज़ कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो बहने वाली धारा होती है वो एक समान धारा बहती है, एक समान धारा बहती है, यानी विद्युत धारा एक समान बहती है। ठीक, इसमें विद्युत धारा एक समान होगी, लेकिन इसमें विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उम्मीद है कि ये बातें जो आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, केवल बस ये जानिएगा जब पानी इसमें डालेंगे तो जैसे पानी आ जाएगा तो इसमें पानी कंप्लीट होगा, जब तक इसमें भर नहीं जाएगा तब तक आगे पानी नहीं जाएगा। यानी ऐसे करके जब तक पानी कंप्लीट तीनों में नहीं हो जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा और माइनस की ओर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ सकते हैं जैसे पानी गया वैसे ही धारा जाएगा। जब इस प्रकार से कहीं भी धारा जाएगा तो आप समझ लीजिएगा वो श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, तो जिसमें धारा एक समान बहेगी तो उसमें जो विभवांतर अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिए। अब चलिए इसका मेन जो है फंडा जो है वो समझ लेते हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, और बाकी ये जानते हैं कि यहाँ बैटरी होती है, यहाँ बैटरी भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं और देखते हैं कि इसका आखिर सूत्र कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग माना। क्या लिखेंगे हम लोग, माना। यहाँ लिखेंगे हम लोग माना। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, शायद नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम जो है प्रयास करते हैं कि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो यह हो जाएगा माना। माना 3 प्रतिरोध हैं, कितने, 3 प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध कौन कौन प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3 है। तो आप लिख लीजिए R1, R2 व R3। ठीक है, परिपथ के अनुसार श्रेणी क्रम में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित अनुसार श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, सिरों के बीच विभवांतर बताएं कि इनके बीच विभवांतर क्या अलग अलग होगा, V1, V2 और V3। ठीक है, प्रवाहित हो रही है, लिख सकते हैं प्रवाहित हो रही है। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक जितना हम लिखे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको पता है ओम के नियम के अनुसार, क्या, ओम के नियम के अनुसार लिखेंगे ओम के नियम अनुसार। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहले प्रतिरोध में देखा जाए तो अगर पहले प्रतिरोध में हम देखें, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पहले विभवांतर V1 में यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा। ठीक है, V1 में जो धारा बह रही थी वो एक समान बह रही थी, लेकिन प्रतिरोध क्या था इसका, अलग था। समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें देखा जाए V2 में, तो इसमें भी धारा क्या बह रही थी, सेम बह रही थी। इसमें भी धारा I बहेगी, इसमें भी I, इसमें भी I, तीनों में सेम बहेगी, तो इसमें भी धारा I होगी, लेकिन ये प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे R2 होगा। जब विभवांतर 3 होगा तो यहाँ पे I क्या होगा, वही होगा, और ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 समीकरण हो जाए। ठीक है, तो अब परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर भी है, तो माना परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर भी है। अब बताइए जितनी इसमें बैटरियाँ लगी थी वो क्या थी, ये भी थी, लेकिन ये भी जो है 3 भागों में बट गया है, यानी आप कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, अब लिख सकते हैं
क्या। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से यहाँ ये बी, यहाँ से यहाँ के सिरों का नाम सी, यहाँ से यहाँ का डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से डी का क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि ए व डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो आप जब कहेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध आर हो, क्या हो, आर हो, तो ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, आप कहेंगे V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। क्या हो जाएगा, समीकरण 5। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करें आपको। ठीक है, अभी देखिए प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, अब मेन चीज है, अब ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे समीकरण 4 में लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व कीजिए, कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 4 में समीकरण 1, 2 और 1, 2, 3 और 4 का मान रखने पर, तो समीकरण क्या था हमारा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बताइए V, तो समीकरण 5 क्या है, V बराबर I इंटू आर। V1 क्या है, यहाँ से IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर IR बराबर, यहाँ से अगर I कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I रेडियस हो जाएगा तो क्या बचेगा, R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, अतः श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। तो साथियों, बस ये आप देख सकते हैं, सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो क्या है, देख लिए कि हम कैसे यहाँ पे प्रूफ किए हैं। और आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो आपको ऐसे ही क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, बिना प्रूफ किए आप जो इतना नहीं कर पाएंगे सवाल, इसलिए बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना होगा। और काफ़ी इजी है, कुछ आपको लगता होगा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। ठीक है, चलिए, ये तो आप देख लिए, यही जो हमारा मेन क्या है, यही मेन जो है आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम का क्या है, फार्मूला है। ठीक है, चलिए, अब आगे जो हम दूसरा देखेंगे, कौन सा, समानांतर क्रम। ठीक है, कौन सा, समानांतर क्रम। तो देखिए आगे क्या है, समानांतर क्रम। समानांतर क्रम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। चलिए देखिए इसको, अब इसका भी हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से जो है आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं।
इसका डायग्राम क्या होगा, यहाँ पे बैटरी है आपका, और धारा इधर से जा रही है, इधर से निकलेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ आपके पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिएगा, यहाँ बोल्ट है भी, बोल्ट भी है, और यहाँ पे आपकी क्या है, कुंजी है। ठीक है, यहाँ प्रतिरोध मान लेते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध R1 है, यहाँ R2 है, और यहाँ पे R3 है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी इसमें धारा जो है I प्रवाहित हो रही है, इसमें भी I हो रहा है, इसमें भी I हो रहा है, यहाँ भी I हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी समझाने का वो प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ से धारा जाएगी, ठीक है, धारा इधर जाएगी। ठीक है, यानी कि धारा का मतलब पानी से समझ लीजिए, पानी से मतलब धारा समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ जाएगी, तुरंत यहाँ से धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बता लीजिए, मान लीजिए, सोचिए, सपोज डेट मान के चलते हैं, एक ये नाली है। ठीक है, एक ये नाली है, और आप कह सकते हैं कि एक इधर इधर जो है, इसमें से एक शाखा निकला है, एक इधर से निकला है, एक इधर से निकला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब बताइए, अगर निकला है तो पानी जो है सीधे पूरे में जाएगा, पानी सीधे पूरे में जाएगा, लेकिन कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी गई और यहाँ से 3 जगह निकले हैं नालियाँ, एक इधर एक इधर, 3 शाखाएं हैं, तो आप कह सकते हैं कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा, कुछ पानी इसमें जाएगा। जस्ट वही चीज़ यहाँ भी है कि जब धारा यहाँ से प्रवाहित करेंगे हम, जैसे यहाँ जाएगी तो यहाँ से धारा तीनों ओर बढ़ जाएगी। R1 में, R2 में, R3 में धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। इसका मतलब क्या समझे कि जो इसमें धाराएं जाएंगी वो अलग अलग जाएंगी। ठीक है, यानी धारा अलग हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें बहने वाली धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा, लेकिन इनके बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। विभवांतर क्या होगा, इसमें एक समान होगा। बस यही आपको ध्यान देना, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो काम किए थे हम लोग वही करेंगे। फिर माना दिखाई तो दे रहा है ना, माना 3 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को परिपथ के अनुसार समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है, जिनमें प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 हैं। ठीक है, अब यहाँ मेन बात ये हो गया। अब लिखेंगे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बिंदु B पर
मिलकर धारा I बनाती है। यानी कि जब यहाँ से धाराएं गुजरेंगी तो जाके B के बाद वो धारा I हो जाएगा, टोटल मिलके क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या इसके है वो समझिए। यानी देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ बिंदु A पर धारा 3 भागों में, देखिए जब यहाँ था तो धारा इसमें 3 भागों में बट गया है, ठीक है। इसमें धारा कितने भागों में बटा था, 3 भागों में, लेकिन जैसे यहाँ पहुँचेगा धारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित होती है। अतः अब आप क्या कहेंगे, 3 भागों में हो गई तो आप कहेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। और अब A और B के बीच मध्य विभवांतर क्या होगा, A व B के बीच में विभवांतर भी है और प्रतिरोध A व B के मध्य जुड़ा है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा, तो लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी होगा, ठीक है। तो जैसा कि अभी बताया कि बहने वाली धारा इसमें अगर अलग अलग होगी तो इसमें विभवांतर क्या होगा, सिर्फ भी होगा, ठीक है। यानी विभवांतर एक समान होगा। तो अब हम कह सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से क्या कहेंगे आप, धारा अलग हो जाएगी, धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान होता है R, तो V सेम होगा, विभवांतर इसका प्रतिरोध अलग होगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। फिर I2 लेंगे तो विभवांतर वही होगा, प्रतिरोध सेकेंड होगा, क्योंकि इस दूसरे वाले कर रहे इसमें दूसरे वाले में धारा I आएगी लेकिन विभवांतर सेम होगा, इसलिए यहाँ पे समीकरण ये 3 हो जाएगा। फिर अगर हम I3 लें, ध्यान दीजिएगा इस तीसरे वाले में, इस वाले में, तो इसमें बनने वाली धारा I3 होगी और प्रतिरोध 3 है लेकिन विभवांतर सेम होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं V अपान क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2, 3 और 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप क्या कहेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर I1 का मान क्या है, V अपान R1, I2 का मान V अपान R2 प्लस V अपान R3। ये है आपका I का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग 5। चाहे जैसे हम पीछे के वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब हम क्या करेंगे, यदि, अब यही तो मेन बात है ना, लिखेंगे यहाँ पे यदि, अच्छा नीली से लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे यदि बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे
आई बराबर क्या हो जाएगा V अपान R, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 6। तो अब हम अपना काम कर लेंगे, लिख लेंगे। जो समीकरण 6 आया है उसको उठा के समीकरण 5 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो 5 में जब रखें तो आई का मान रख दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा V अपान R बराबर में V अपान R1 प्लस में V अपान R2 प्लस में V अपान R3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखिएगा यहाँ से, तो हम आगे कह सकते हैं V अपान R बराबर, इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं V, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपान R1। इन देखिए इसमें से पूरे में से V लिए हैं तो 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान R3। तो V से V रेड्यूस हो जाएगा, 1 अपान R बचेगा बराबर 1 अपान R1 प्लस में 1 अपान R2 प्लस में 1 अपान R3। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया 1 अपान R बराबर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग लिख लेंगे, वही लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, चाहे चलिए ठीक है रहने दीजिए, इतना छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बताने वाले हैं आपको ये हम कि इसमें देखिए, अगर इसमें देखिए यहाँ से धारा अगर टूट जाएगी तो कोई बात नहीं है, धारा इसमें कंटिन्यू बहती रहेगी। लेकिन जो अभी आपको हम बताए हैं, कौन सा, ये वाला क्रम, अभी जो हम आपको ये बताए हैं, ठीक है, ये जो बताए हैं आपको हम अभी जस्ट, ये वाला श्रेणी क्रम वाला, तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे है, सपोज डेट मान के चलिए ऐसे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, इसमें धारा जाएगी, जैसे यहाँ जाएगी, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ से धारा टूट गया तो क्या आगे वो प्रवाहित होगी, नहीं होगी। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें धारा, वो हमेशा याद रखिएगा, एक समान होती है। धारा इसमें क्या होती है, बहने वाली धारा, या लिख देते हैं बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा एक समान होती है। ठीक है, दूसरी बात, उनके बीच विभवांतर, उनके बीच विभवांतर अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अगर इस वाले में आए तो आप इसमें क्या देखे हैं कि इसमें धाराएं क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन बहने वाली इसमें जो इनके बीच विभवांतर था वो एक समान था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नोट में, ध्यान दीजिएगा नोट में, कि समानांतर क्रम में बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। दूसरी बात, उनके बीच विभवांतर एक समान होती है। तो बस इतनी सी मुद्दे की बात है, आप बस केवल इतना जानिए तो आप समझ जाएंगे। समझिए कि, तो साथियों हमारे मेन बताने का यही रीज़न था कि आप इसको अच्छे से समझ लें कि ये कैसे जो है प्रूफ हो रहा है और धारा कैसे जो है बहती है। ठीक है, और रही बात इसमें सवाल कैसे लगते हैं, उन सवालों को जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये जो है आपका बेसिक कंसेप्ट है कि आखिर इसको कैसे जो है सिद्ध करते हैं और कैसे इसका क्या है। आप थोड़ा सा एक और अच्छे से ध्यान दीजिएगा बात, अब जो बताने जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात होने वाली है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉक्स में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कहने का, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ समानांतर कैसे होता है, ऐसे होता है ना,
इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है। तो आप समानांतर का फार्मूला कैसे याद रखेंगे? तो बताइए, हम जैसे यहाँ पे 1/r लिख रहे हैं, तो एक रेखा यहाँ खींच रहे हैं ना, तो बस ये जानिए कि जो ऐसे रेखा हम खींच रहे हैं उसमें इसमें भी है, उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह इसमें भी है और उसी तरह इसमें भी है। तो यानी कि यार बस आप ये मान के चलिएगा कि इसमें एगो समानांतर रेखाएं नहीं है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन तीन समानांतर रेखाएं चर हैं। तो बस ये भेज में आपकी बात ये होनी चाहिए कि समानांतर क्रम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। ठीक है, ऐसे जितने भी प्रतिरोध आ जाए हम इसको ऐसे करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अगर बाकी श्रेणी क्रम में आएगा तो श्रेणी क्रम में ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में अगर तार टूट जाता है, प्रतिरोध टूट जाता है तो धारा आगे नहीं प्रवाहित होती है, लेकिन समांतर क्रम में जो है धारा अगर टूट भी जाएगी तो धारा आगे जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसमें आप समझ लिए होंगे। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, बस केवल श्रेणी क्रम में मतलब सीधे, श्रेणी क्रम मतलब सीधे, तो सीधे मतलब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो उम्मीद है कि साथियों जो बेसिक आपको आज हम बताएं वो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी कि आखिर जो है हम सूत्र को कैसे परिभाषित करते हैं और जो भी हमारे इमेज वाले सवाल आएंगे उनको कैसे हमको जो है सॉल्व करना है, वो चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो साथियों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बेहतरीन जो क्वेश्चनों के साथ जो आपके एग्जाम के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो साथियों हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और बेहतरीन टॉपिक को लेकर और सवालों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और बड़ों का सम्मान कीजिए।